हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज में। इससे पहले दोस्तों मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने कंबाइंस करके सभी जो एनडीए के, सीएपीएफ एसई के और ईपीएफओ सीडीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो मैंने डिस्कस किए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में करके दिए हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में दोस्तों मैं कंबाइन करके वो सभी क्वेश्चन पूछूंगा जो साइंस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी और उनका हल भी आपको देता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अब दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें प्रोटॉन की खोज कौन करता है? जे थॉमसन है, ई रदरफोर्ड है, ई गोल्डस्टीन है, या फिर जेम्स चैडविक है? इसका जो आंसर है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ई रदरफोर्ड होगा। प्रोटॉन की खोज ई रदरफोर्ड के द्वारा की जाती है। इनमें से कुछ ये भी आप इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करता है? जे थॉमसन करते हैं, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई रदरफोर्ड के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया है? कौन निम्नलिखित पदार्थ में से एक है जो पानी में जोड़ा जाता है तो पीएच मान उसका नहीं बदलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच मान? इसको आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते हैं। अब इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो दोस्तों वो है NaHCO3 है, या फिर बी है NH4Cl है, या फिर सी है Na2CO है, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जब पानी में NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो घोल का पीएच मान नहीं बदलता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पानी में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो घोल का पीएच मान नहीं बदलता है। सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है, यानी कि NaCl एक उदासीन लवण है। जैसे आप पानी को भी जानते हैं, ये इसका जो पीएच मान होता है वो दोस्तों 7 होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। ये फोर्स के बारे में है, यानी कि बल के बारे में है। कौन बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक सकारात्मक बल का तात्पर्य आकर्षक प्रकृति से है, और ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक बल का तात्पर्य प्रतिकारक प्रकृति से है, और ऑप्शन नंबर सी एक सकारात्मक बल प्रकृति में आकर्षक और प्रतिकारक दोनों को हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी एक नकारात्मक शक्ति का तात्पर्य आकर्षक प्रकृति से है। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट? ए पॉजिटिव फोर्स इंप्लाइज attractive nature, option number B a negative force implies impulsive nature, option number C a positive force can be both attractive and impulsive in nature, option number D a negative force is impulsive attractive nature। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक सकारात्मक बल प्रकृति में आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकते हैं। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन किसी व्यक्ति के 2 आंखों द्वारा छवि निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए दोनों आंखें बिल्कुल एक ही छवि को देखती हैं, ऑप्शन नंबर बी आंख वस्तु का आधा भाग देखती हैं, दोनों आंखें उनके द्वारा देखी गई दोनों छवियों को जोड़ती हैं, और ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक आंख थोड़ा अलग छवि को देखती है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ जो आईज हैं वो कंबाइन करके एक 2 इमेज को एक साथ देखती हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी अभी कभी भी आपसे कोई भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको उसमें स्टेटमेंट में देकर क्वेश्चन को पूछता है और आपको घुमा के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यूपीएससी की यही सबसे बड़ी खास बात है कि वो अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी सीधे सीधे नहीं पूछता है। अब इसको भी आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों आंखें होती हैं वो उनके द्वारा जो देखी गई छवि होती है वो उनको जोड़ के देखती है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये भी मैं आगे आने वाले समय में आपको सारी बातें समझाऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। ये एक पैराग्राफ, ये एक इमेज है, इसके माध्यम से आपको समझाया गया है कि लेंस पर जब कोई वस्तु का इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, या रेटिना पर बनती है, या फिर वो कहीं इसमें आंख के पीछे रेटिना पर बनती है, क्या उल्टी बनती है, सीधी बनती है, ये सब इसमें आपको दिखाई गई है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वेवलेंथ के बारे में और माइक्रोवेव रेंज के बीच में? क्या क्या आपको लाइक करना है, क्योंकि एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों, जो आपकी लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसका स्पेक्ट्रम होता है। उसमें आपको बताना है कि जो वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की, वो कौन से रेंज के बीच में आती है। क्या वो इंफ्रारेड तरंगे और रेडियो तरंगे के बीच में आती है? ऑप्शन नंबर बी, दृश्यमान तरंगे और या अवरक्त प्रकाश के बीच में आती है। ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें या फिर एक्स किरणों के बीच में आती है। ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें और दृश्यमान तरंगों के बीच में आती है। इसको आपको क्वेश्चन को हल करना है, और इसका जो आप इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन इंफ्रारेड वेव एंड रेडियो वेव्स। ऑप्शन नंबर बी, विजिबल वेव एंड द इंफ्रारेड वेव लाइट। और ऑप्शन नंबर सी, गामा रे एंड एक्स रेज। ऑप्शन नंबर डी, एक्स रेज एंड विजिबल वेव। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के जो बीच में आता है वो आता है दोस्तों रेडियो वेव, और इंफ्रारेड के बीच में आता है आपका माइक्रोवेव। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ये स्पेक्ट्रम आपको दिया गया है। रेडियो वेव होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन इसकी जो दोस्तों वेवलेंथ होती है वो अधिक होती है। माइक्रोवेव ऐसे ही इस प्रकार से आपने माइक्रोवेव देखा होगा, जिसमें आप अपना खाना जो भी पकाते हैं वो माइक्रोवेव के अंतर्गत आता है। और इंफ्रारेड होती है दोस्तों, विजिबल लाइट होती है, जो आपको दिखाई देती है वो विजिबल लाइट होती है, जिसको आप प्रकाश के जानते हैं। और अल्ट्रावायोलेट होती है, एक्सरे होती है, गामा किरणें होती हैं। गामा किरणों की दोस्तों फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो ये स्पेक्ट्रम आपको दिखाया गया है ना, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आराम से हर आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आपसे इसके क्वेश्चन जरूर देखने को जरूर मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कब एक जो ढकता हुआ पदार्थ है वो बाहरी क्षेत्र में रखा जाता है, जो निम्नलिखित में से एक घटना को महसूस किया जा सकता है? आप इसको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। When a dielectric material is kept in a external electric field, when one of the following phenomena may be realized. क्या मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेशन, फोटोनाइजेशन और सर्कुलाइजेशन? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवीकरण। जब आप एक ढकता हुआ पदार्थ होता है वो बाहरी क्षेत्र में रखा होता है, वो घटना को जो महसूस करता है वो ध्रुवीकरण के आधार पर महसूस करता है। ये इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका पोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन निम्नलिखित में हाइड्रोजन का एक आकार है? हाइड्रोजन का आकार है दोस्तों, इसका आपको बताना है मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम? 10 की पावर -10 मीटर, या फिर 10 म्यू मीटर, या फिर 10 मिलीमीटर, या फिर 1000 एकेस्ट्रॉम? इसका आंसर है दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 10 की पावर -10 मीटर। हाइड्रोजन की जो साइज होता है, मतलब 10 की पावर -10 मीटर होती है। इसमें आप न्यूक्लियस का साइज देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का साइज देख सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का साइज देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है दोस्तों वो 10 की पावर -10 मीटर होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का साइज सेम होता है, जिसको 10 की पावर -15 होता है। और न्यूक्लियस का जो साइज होता है दोस्तों 10 की पावर -14 होता है। इनका साइज आपको दिया गया है, इनको ध्यान रखना है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जो आंसर है दोस्तों 10 की पावर -10 मीटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी में मिलाने पर प्रकाश की किरणें बिखेरेगा या नहीं? इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। या कॉपर सल्फेट है, चॉक पाउडर है, दूध है, मिल्क है? इसका दोस्तों एक टिंडल इफेक्ट होता है। साइंस की परिभाषा में इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसमें एक गिलास में कोई सॉल्यूशन लिया जाता है, जिसको घोल भी आप कह देते हैं हिंदी में, और एक कोलाइड एक विजिबल होता है और एक सस्पेंशन होता है। इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों, जब एक लाइट के बीम में एक गिलास के माध्यम से उसको गुजारा जाता है, तो जब एक सॉल्यूशन, एक तो है दोस्तों वाटर का सॉल्यूशन, जिसमें आप जो होता है सॉल्ट भी मिला सकते हैं या फिर शुगर को भी मिला सकते हैं। एक होता है दोस्तों मिल्क, और एक होता है दोस्तों फ्लो, यानी कि आटे का और जो पानी का मिश्रण होता है उसमें। और जब एक आप लाइट के सोर्स के माध्यम से उसमें से प्रकाश को निकालते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों ये तो होता है नॉट विजिबल। ध्यान रखना है, जो शुगर का या फिर पानी का और उसका नमक पानी का जो सॉल्यूशन होता है, जो मिश्रण होता है, उसमें से जो लाइट बीम होती है वो तो विजिबल नहीं होती, लेकिन जो मिल्क के अंदर से वो विजिबल होती है, और जो आटे का और पानी का जो मिश्रण होता है उसके भी विजिबल होती है। इसको कहा जाता है दोस्तों टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आर ट्रू सॉल्यूशन, दे डज नॉट
स्कैटर लाइट। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सॉल्यूशन, साल्ट का सॉल्यूशन और शुगर का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दोस्तों, ये कभी भी जो लाइट होती है उसको स्कैटरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक धात्विक जस्ते से कम नहीं होगा, या Cu+2, H+, Ag+, Al3+। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस बाय मेटेलिक जिंक? Cu+2, H+, Ag+, Al3+। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है Al3+। ठीक है, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, बट एल्युमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये आंसर है दोस्तों इसका। रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड को, इसको रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है दोस्तों मैं आपसे आगे आने वाले समय में इसके जो क्वेश्चन है और भी लाता रहूँगा, और इसका जो आंसर मुझे आप इसका कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे इसका थोड़ा सा फीडबैक देते हैं तो थोड़ा सा मुझे इसका मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे आने वाले समय में इसमें थोड़ा सुधार करूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।